आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी का जो है नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है एल खियांगटे साहब, जो कि पहले आपने देखा होगा कि ये सीएम के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हेड सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब वो रिटायर हो गए थे अक्टूबर में और फिर से उनको जो है फरवरी में कहीं ना कहीं जो है उनको नियुक्त कर दिया गया है एज जेपीएससी चेयरमैन के रूप में। तो अब लगभग न्यूज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो 6 ऐसे जेपीएससी का रिजल्ट पेंडिंग में है। अब तो उसमें अब तेज़ी आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई है। और जो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं, जो जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि 14 जेपीएससी का जो है समय आ गया है, कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने की संभावनाएं बढ़ गई है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हेमंत सोरेन जी ने जो है, यानी कि हमारे सीएम साहब ने ये कहा था कि हम तो ऐसा व्यवस्था चाहते हैं जहां जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हो वो क्या हो, कि हर साल हो। ठीक है, हर साल की बात कहा गया था। तो जाहिर सी बात है, पिछले साल तो हो चुका है और इस साल आने की संभावना, और इस साल मुझे लगता है कि प्री तो हो ही जाना चाहिए, प्री होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता ही है कि अगर 14 जेपीएससी इस साल हो गया, ठीक है, 14 जेपीएससी इस बार हो गया, देखो संभावना किस लिए है, क्योंकि 13 जेपीएससी का अब सिर्फ जो है ना वो इंटरव्यू बचा हुआ है। अब इंटरव्यू से क्या होगा कि इंटरव्यू जैसे ही होगा, एक सप्ताह के अंदर जो है रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं है ना। क्योंकि इसमें ऐड करना है जो कैंडिडेट, लगभग 1,000 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होंगे, है ना। अगर देखा जाए तो लगभग 1,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उनका इंटरव्यू लेना है और उनका इंटरव्यू को जोड़ना है मेंस के साथ और फिर वो प्रकाशित कर देना है ना। इंटरव्यू के साथ जो है फिर जो है फाइनल जो है, इसके बाद फिर तो 14 जेपीएससी ही बच जाता है, कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा जेपीएससी की तरफ से वो 14 जेपीएससी है। हालांकि 14 जेपीएससी अगर आप देखें जाए, 14 जेपीएससी के बाद जो है इसमें कुछ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर वगैरह का भी है जो जेपीएससी ही करवा रही है, तो उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन 14 जेपीएससी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस साल हो जाना चाहिए और होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर साल अगर देखा जाए कि हर साल लेने की एक योजना है सरकार की, तो जाहिर सी बात है इस बार जो है हम कह सकते हैं कि 14 जेपीएससी इस बार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इसी साल होने के लिए। और आपको पता ही है कि जो जेपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है, वो कोई 1-2 महीने की तैयारी के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि 1-2 महीना जो है, अगर इस साल तैयारी हो, इस साल अगर एग्ज़ाम हो जाता है फ्री का, या हो सकता है मेंस का भी हो जाएगा, जल्दबाजी में दिखाया जाए सरकार, तो क्या पता दिसंबर तक मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाए। ये कहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार मूड में हो तो कहीं ना कहीं आपको प्री का तो देखने को मिल ही जाएगा इस साल, ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। और बहुत संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार चाहती है कि तेज़ी से बढ़े। पिछले बार तो सरकार के पास एक बहाना भी था कि कोविड था, कोविड के कारण 2 साल हमारे बर्बाद हो गए। लेकिन उस साल भी अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में, है ना, 5 सालों में सरकार ने लगभग 3 जो है, अगर ये लटका हुआ, अगर जो 11 से 13 जेपीएससी देखा जाए तो 3 कहीं ना कहीं जेपीएससी वो कराने में सक्षम रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस बार तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है कि कोई बीमारी है या कोई आने वाला है। तो हो सकता है कि इस साल 5 साल में 5 आपको जेपीएससी एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसी अगर रणनीति को देखा जाए कि जो है कि 13 जेपीएससी के बाद अगर 14 जेपीएससी होता है और इस साल ही हो जाएगा, तो आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। पहली तो बात यह है कि बहुत कम समय है, बहुत कम समय है ना। क्योंकि ये सब जो पढ़ाई लिखाई होता है ना, सिविल सर्विसेज की, ये कोई 1-2 महीना या 6 महीने की पढ़ाई नहीं होती है, ये इसमें लंबा एक वक्त चाहिए होता है ना। कोई बहुत रेयर ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 6 महीने में या 8 महीने में कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक साधारण स्टूडेंट हैं तो फिर आपको लिए आपके एक लंबा समय अवधि चाहिए होगा इससे तैयारी करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो बनाने का मकसद ही है कि 14 जेपीएससी की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है और मैं 2 बार जेपीएससी एग्ज़ाम्स दे चुका हूं, है ना। और इस बार भी जो है मेरा क्या है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं अपने रिज़ल्ट का। मेंस मेरा काफ़ी अच्छा गया है, देखते हैं। मेंस अच्छा गया है तो मेंस और प्लस में सीटीपीओ भी अच्छा गया है, तो देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। खैर, हम लोग बात करने वाले हैं कि 14 जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना। क्योंकि इस हो सकता है कि इस साल नोटिफिकेशन भी आ जाए जल्द ही और इस साल एग्ज़ाम्स भी हो जाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सही रणनीति होना चाहिए, सटीक अध्ययन सामग्री होना चाहिए और निरंतर अभ्यास होना चाहिए। अब इन तीनों को अगर देखें कि सही रणनीति, सटीक
अध्ययन सामग्री और निरंतर अभ्यास, ये इसका की एक पिलर है। ठीक है, अगर 3 पिलर अगर देखा जाए इस एग्ज़ाम का तो यही 3 पिलर हैं, सही रणनीति, सटीक अध्ययन और निरंतर अभ्यास। अब सही रणनीति का मतलब ये हुआ कि किस तरह से स्मार्ट वे में पढ़ा जाए कि अगर मेरा इस साल हो जाता है एग्ज़ाम तो सही रणनीति वो क्या होनी चाहिए, जिससे कारण क्या है कि 14 जेपीएससी जो है मैं क्रैक कर लूँ इस साल अगर हो जाता है, या चलिए मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी में भी होता है अगले साल, तो ये भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं आपको मिलेगा, ये भी आपको जो है पढ़ने के लिए बहुत कह सकते हैं कि अच्छा समय मिल जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत आराम आराम से हम निकालेंगे। तो एक सटीक एक सही रणनीति होना ज़रूरी है कि किस तरह से मेरा प्री भी तैयारी हो, किस तरह से मेंस का तैयारी हो। ऐसा नहीं सिर्फ हम प्री का तैयारी करने बैठ जाएं, है ना, दोनों ऐसा करना है कि प्री और मेंस का तैयारी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्री तो एक क्वालिफाइंग वाला नेचर वाला एग्ज़ाम है, क्वालिफाई आप कीजिएगा फिर अगला एग्ज़ाम में आप जाइए। क्वालिफाई करने का मतलब है कि प्री क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेंस होगा, ऐसा नहीं कि कोई मिनिमम मार्क्स लाना है ना। तो प्री अगर आप निकाल भी लेते हैं तो मेंस आपका मेरिट बनाता है, तो मेंस में भी किस तरह से, तो एक तो होता है कि आप सही तरीके से किस तरह के रणनीति बनाएंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, है ना, वो टाइम टेबल क्या बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो सही रणनीति का मतलब आपसे बस इतना ही है कि आप किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आप जो है स्मार्ट वर्क करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करके धीरे धीरे पढ़ के जो है, या फिर अच्छी सामग्री को कम समय में पढ़ के अच्छे और टू द पॉइंट चीज़ को पढ़ के समझ के आप जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो ये सही रणनीति हो गया। एक है सटीक अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री का मतलब है कि किताबें आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगा कि सटीक अध्ययन सामग्री वगैरह के बारे में। तो 14 जेपीएससी इज़ ऑल अबाउट कि आपका सटीक अध्ययन, सही रणनीति क्या होना चाहिए और निरंतर अभ्यास, है ना। निरंतर अभ्यास का मतलब है कि रेगुलर उसका आपको करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे वो प्री हो मेंस हो, उसको देते रहना चाहिए, है ना। जिससे कारण क्या होगा कि आप इस खेल में बने रहेंगे, नहीं तो आप जो है इस खेल में बहुत दूर चले जाएंगे। अगर आप जो है ये तीनों चीज़ों पर अगर आप नहीं अगर ध्यान देते हैं, नहीं इसको फॉलो करते हैं, तो आप इस गेम से यानी कि जेपीएससी के जो सपने हैं उससे काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो ये 3 आपके की पिलर हैं। अब आपको देखना है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, इसकी इस बारे में हम और भी जो है डिटेल से हम बात करेंगे आगे, लेकिन हम लोग पहले जान लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है ना, पैटर्न क्या है, फिर इसका सिलेबस कैसे हम समझें, है कि नहीं। तो पहले तो है कि आपको जैसे पता ही होगा कि 3 एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज में। पहला होता है प्रारंभिक एग्ज़ाम जो कि 2 पेपर का होता है। ठीक है, 2 पेपर का होता है। आप अगर यूपीएससी में देखेंगे वहाँ भी 2 पेपर का ही होता है। ठीक है, और एक होता है आपका मुख्य परीक्षा जिसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। ये सबसे कह सकते हैं मुख्य परीक्षा जो है सबसे अहम परीक्षा होती है ना। यही आपकी मेरिट बनाती है, यही आपको आपके सपनों तक ले जाती है ना। मेंस का जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसे मेंस वही कहा जाता है ना, मुख्य परीक्षा भी कहा जाता है, और साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, यानी कि 100 नंबर का इंटरव्यू है ना। अगर आपका मुख्य परीक्षा बहुत अच्छा गया है तो साक्षात्कार में भी आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल हो जाते हैं, या अगर मुख्य परीक्षा अच्छा गया है तो साक्षात्कार में भी अच्छा ही करते हैं। फिर है प्रारंभिक परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, जिसमें GS1 और GS2 आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 ऐसे पेपर हो जाते हैं जो आपको हैं। अब GS1 में क्या पढ़ना है, GS2 में क्या पढ़ना है, हम आगे करेंगे। डिस्क्रिप्टिव किस तरह का पेपर होता है वो फिर जो है आपको आगे बताया जाएगा। खैर, आपको पैटर्न यही है, सिलेबस यही है। ठीक है, सिलेबस को और भी हम डिटेल से जानेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन कहा करके हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इस तरह का 3 जो है एक तरह से कह सकते हैं एक स्तंभ है इस परीक्षा को निकालने का। अब सही किताबों का चयन कैसे करें। ठीक है, सही किताबों का चयन करें तो सही किताब कैसे हो सकता है, कैसे हम चयन कर सकते हैं, है ना। तो समान अध्ययन और प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो सही किताबें क्या होगा उसका चयन कैसे हमें करना है। तो पहली तो बात है कि प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें झारखंड विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड से लगभग 55% है ना, 55%, यानी कि 110 क्वेश्चंस देखने को मिलता है प्री में। ठीक है, 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन, यानी कि 55% वेटेज जो है सिर्फ झारखंड का रहता है। तो झारखंड जो नहीं पढ़ता है ना, वो इस एग्ज़ाम को काफ़ी दूर चला जाता है। ठीक है, बहुत सारे यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो उनका बहुत अच्छा मजबूत पकड़ होता है GS1 पेपर में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे GS1 पेपर में जो है ये पूरी तरह से जो है 90 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोगों को जो है उन्हें लगता है कि 90
क्वेश्चन में अगर वो 80 क्वेश्चन भी बना दें, है ना, और फिर GS2 में जहाँ पे आपको देखा जाए कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन झारखंड के पूछे जाते हैं, वहाँ वो अगर ना बना पाए तो फिर आप समझिए कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो इसमें कम से कम चाहिए होता है कि 80 से 85%, 85 क्वेश्चन जो है यहाँ अटैम्प्ट करें, है ना, और यहाँ जो है लगभग कम से कम जो है 70 to 80 क्वेश्चन यहाँ ये अटैम्प्ट करेंगे, तब जाके उनका प्री होने में संभावनाएं जो है बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से होता है सटीक रणनीति कि आप झारखंड जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप GS कितना अच्छा है आपका GS1, आप जो है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो झारखंड विशेष पर ध्यान देना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वीज़ वगैरह पढ़ते रहना है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो पहले तो झारखंड को आपको कंप्लीट करना है ना। हर दिन इसको कम से कम 1-2 घंटा पढ़ना है, जिसके कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे करके, बहुत कम सिलेबस है इसका, धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे कि ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और GS1 चूँकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ पढ़ने, करंट अफेयर, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। फिर साइंस में वो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है आपको। तो ये सब पढ़ने के कारण क्या है कि वो वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वो उसमें को धीरे धीरे भी बनाए रख, उसको भी निरंतर हर दिन कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट से भी पढ़ना है, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ पढ़ना है, जिसके कारण क्या है कि आप आगे और बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एक देख सकते हैं कि झारखंड विशेष हो गया, इसमें आप अरिहंत या NK सिन्हा का किताब यहाँ लिखा है, लेकिन ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस किताब से छोड़ के और भी बहुत सारी किताब आते हैं, है ना। इन किताबों को मैं ऐसा नहीं रिकमेंड करूँगा कि अरिहंत ही पढ़ेंगे तो होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जिससे आप पढ़ के जो है अच्छा नंबर ले सकते हैं। प्लस में यहाँ क्या होगा कि एक तो आपको ये अरिहंत की किताबें आपको देखने को मिल जाती है, प्लस में बहुत सारे झारखंड के कुछ कोचिंग सेंटर्स अच्छे हैं जहाँ पे, या फिर कह सकते हैं पब्लिकेशन है जो झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड में ही बिलोंग करती है, उन्हें आप ले सकते हैं। उनकी किताबों को पढ़ के जो है आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा है कि इतिहास का अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रम किताब सबसे अच्छी मानी जाती है इतिहास में, वो भी जो मॉडर्न इंडिया है, इतिहास को भी देखेंगे तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वहाँ पे इतिहास वगैरह जो है इस कौन कौन किताब कैसे फॉलो करना है, कौन कौन सा टॉपिक किस तरह पढ़ना है, ये वीडियो जो है हम आगे के जो है आगे भी जो है हम इसके बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे, है ना। आगे वीडियो जो है बना के इसके बारे में और भी डिटेल से हम जानेंगे। यहाँ बस आपका है कि 14 JPSC के लिए क्या क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ही है। तो इतिहास की अगर बात करें तो 3 किताबें हैं इसमें, और तीनों किताब में आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम जो बिपिन चंद्रा का जो किताब होता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और भी जो जैसे एंशिएंट इंडिया हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, और मध्यकालीन इतिहास हो गया, उसके लिए भी NCERT आप फॉलो कर सकते हैं। भूगोल का NCERT पढ़ना है, यह जो है GC लियोन है, उसको पढ़ सकते हैं आप। राज्य व्यवस्था में M लक्ष्मीकांत मस्ट हो जाता है ना, दोनों के लिए। अब देखिए ये दोनों है, प्री और मेंस दोनों के लिए है ना, इन सभी चीज़ों को। फिर रमेश सिंह का जो है आर्थिक सर्वेक्षण, रमेश सिंह और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। विज्ञान की बात करें तो 6 से 10 तक जो है NCERT आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण जो है शंकर IAS पढ़ सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको चाहिए कि करंट अफेयर कहाँ से होगा, तो करंट अफेयर के लिए नीचे आप देख सकते हैं द हिंदू को आप फॉलो कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ देखें, आप जो है द हिंदू को आप फॉलो कर सकते हैं, PIB को फॉलो कर सकते हैं, योजना को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रतियोगिता दर्पण होता है ना, प्रतियोगिता दर्पण होता है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सारा किताब जो है आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है ना, तभी जो है आपका जो है प्री और मेंस दोनों आपको मजबूत होगा। अब मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या है कि निबंध जो है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और झारखंड से जुड़े मुद्दे को लिखने का अभ्यास करें, है ना। तो इन सभी चीज़ों के, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर जो है आपका पर्यावरण हो गया, इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको पता ही होगा कि अगर जो मेंस एक बार आप जो है, पहले तो है कि सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है ना, चाहे वो प्री हो और मेंस हो, तो सिलेबस की पहले जानकारी होनी चाहिए। और सिलेबस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ में क्या करना है कि लेखन का अभ्यास करना है, लिखने का अभ्यास करना है। दूसरा है कि अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण के लेखन अभ्यास करें।
देखिए, हिंदी और व्याकरण का यहाँ बात नहीं है। यहाँ पेपर 1 जो है, पेपर 1 में भी कुछ ऐसे किताबें हैं जहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर ये तो मतलब हो ही जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर 1 जो मुख्य परीक्षा होता है, मेंस का होता है, वहाँ पे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। वैकल्पिक भी उसमें होता है ना। वैकल्पिक में जो जो कोटा लेते हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनका जो है काफ़ी अच्छा नंबर लाया जाता है। तो वैकल्पिक विषय में भी आप कोटा लेके उसे तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि उत्तर लिखने का अभ्यास करें, मुख्य परीक्षा में अगर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि जो मेंस का परीक्षा है डिस्क्रिप्टिव लेवल का होता है, तो उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और हर दिन कम से कम 250 यानी कि 250 से 300 शब्दों को सीमित रखते हुए आपको लेखन करना है, ठीक है। यानी कि आपको चाहिए होगा कि रोज़ जो है आप जो मेंस का जो टॉपिक है, मेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को उठाएं, उसमें देखें कि कौन कौन सा टॉपिक्स हैं, और उस टॉपिक से जो है ना कुछ प्रश्न, रोज़ 1-2 प्रश्न लिखने की कोशिश करें। 250-300 वर्ड लिखना है। 2 प्रश्न को अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लगेगा। अगर आप ये रोज़ रोज़ाना देने में सक्षम हैं तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्या है, जेपीएससी को निकालने के लिए, ठीक है। जेपीएससी आप क्रैक कर लीजिएगा, है ना। जेपीएससी को हैक आप कर लीजिएगा, यानी कि आप जो है जेपीएससी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इतना सी करना है कि आपको रोज़ आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप मेंस का तैयारी करेंगे ना तो आपका बहुत सारा टॉपिक्स जो है प्री का ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा कि तैयारी हो जाएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं उत्तर लेखन में ये हो गया। पिछले साल का प्रश्न पत्रों को बहुत देखना है, ठीक है। आदत डालें, ठीक है, लिखने का आदत करें। पहले तो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, चाहे प्री हो या मेंस हो, है ना, प्री या मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं उन सभी को आपको बना के देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी टॉपिक को लेकर, है ना, किस तरह से क्वेश्चन लिखने हैं। फिर आपको कुछ प्रश्न जो है, पहले तो कि प्री का ये हो गया, मेंस का है कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है, किसी टॉपिक के बारे में कैसे आंसर लिखना है। तो हो सकता है कि जो बीपीएससी स्टूडेंट होते हैं उनका भी कॉपी आप देख सकते हैं, टॉपर्स लोग का कॉपी इंटरनेट में मिल जाता है, प्लस में यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं उनका कॉपी मिल जाता है। तो उन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो प्री और मेंस का तैयारी जो है बहुत ही है। देखिए, आपको अगर ये जटिल लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से मुश्किल लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, मेरे से कैसे हो पाएगा, तो हो सकता है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होगी, आपको एक टीचर की ज़रूरत होगी जो आपको ये सिंप्लीफाइड कर दे। क्योंकि हम लोग निकाले हुए हैं और बहुत कम समय में निकाले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने पास बहुत सारा समय था। हम लोग जो है पढ़ते पढ़ते ही ये सब निकाले थे, अपना कोर्स भी पूरा कर रहे थे और प्लस में पढ़ाई भी जारी था, और इस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी तरह से सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, कम समय में आप ये सारा चीज़ सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेके आया है। यहाँ सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, पीपीएससी का भी तैयारी होता है, यूपीएससी और जेएसएससी की तैयारी होती है, और बहुत सारे जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे भी तैयारी की जाती है। हम आपको क्या करते हैं कि गाइडेंस करते हैं किस तरह से आपका सिंप्लीफाइड हो सके, है ना। जो सिलेबस आपको देखने में बहुत बोरियत लग रही होगी, क्योंकि लोग जब सिलेबस देखते हैं ना तो बहुत सारे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए ही हमारा जो है मेन जो मकसद होता है कि इस बोरियत को ख़त्म करके, मतलब जो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, मेरे से होगा या नहीं होगा, तो ये गारंटी देता है मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस जो है वो गारंटी देता है कि ये आपको पूरी तरीके से क्या कर देगा, पूरी तरीके से जो है एकदम से इजी कर देगा, है ना। ये आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप इजी हो जाएंगे, आपको जो है बिल्कुल भी जो है क्या होगा कि ये हार्ड नहीं लगेगा। रोज़ आना है, रोज़ क्लासेस होती हैं, तो रोज़ क्लासेस में अगर आप अटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे स्टेप करके क्या करते हैं, यहाँ बढ़ाया जाता है। तो अगर कोई चाहते हैं इच्छुक उम्मीदवार कि जेपीएससी का तैयारी किया जाए, है ना, और एज कह सकते हैं कि रोज़ एक कोचिंग सेंटर की जैसा कोचिंग में आके करें, तो जाहिर सी बात है मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ख़ास करके देखिए, अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं किसी दूसरे ज़िले में, गिरिडीह में नहीं है, तो गिरिडीह में बिल्कुल यहाँ पे रूम वगैरह आपको मिल जाता है। आप यहाँ आएँ
और यहाँ बैठ के जो है बहुत सस्ते में रूम मिल जाता है आपको। रांची जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हज़ारीबाग जाने की। हज़ारीबाग और रांची से भी सस्ते में रूम जो है गिरिडीह में मिल जाता है। आप गिरिडीह में आएँ, गिरिडीह में रहें और हमारे जो मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ पे ज्वाइन करके रोज़ क्लास आएँ और हम संडे को टेस्ट भी लेते हैं, ये सप्ताह में टेस्ट भी लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपको एनालाइज होता जाएगा कि आप कहाँ पे हैं और हमें भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट में वो काबिलियत है, किस स्टूडेंट को हमें और भी गाइड करना है और भी बेहतर तरीके से समझाना है, ताकि वो क्या कर सके, वो अचीव कर सके, है ना, जेपीएससी का सपने को अचीव कर सके या बाकी जो जितने भी एग्जाम दिखाई दे रहे हैं उनको जो है क्रैक करने में मदद हो सके, है ना। तो आप चाहें तो मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो है पता जो है वो महिला कॉलेज रोड है, 28 नंबर भंडारी गिरिडीह। आप इस नंबर पे संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हमसे कांटेक्ट करके और इससे डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। 14 जो जेपीएससी का ऑफलाइन कोर्स आपको ऑनलाइन जल्द ही हमारा आने वाला है, ऑनलाइन भी आप जुड़ेंगे, लेकिन वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ऑनलाइन में क्या होगा कि आप थोड़ा सुस्त हो जाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट जो है ले लेते हैं, कुछ महीने तक वो एक्टिव रहते हैं, कुछ हो सकता है 1 महीना एक्टिव रहेंगे, फिर आप जो है, लेकिन जब आप रोज़ाना आएंगे क्लास करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी एक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव आप रहेंगे और एक कह सकते हैं कि फेस टू फेस आप मिल के पढ़ाई करने में, है ना, स्टूडेंट को जो एक परंपरा चली आ रही है कि स्टूडेंट ही जाते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं जो है आपके लिए बेहतर होगी। तो आप अगर ये ज़्यादा लग रहा है कि कैसे क्या होगा, है ना, और एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, तो ज़रूर एक गाइडेंस की ज़रूरत है ना, तो ज़रूर आप हमें हमारे कोचिंग सेंटर में कह सकते हैं कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। आप हमारे जो है कोचिंग में जुड़ सकते हैं। खैर, हम लोग देख रहे थे कि उत्तर लिखना कितना ज़रूरी होता है, उत्तर लिखना ज़रूरी है, और ये घर में बहुत कम ही, रेयर ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो घर से ही 250-300 वर्ड में लिख सकेंगे। इसके लिए आपको एक प्योर मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है ना, जो देखे कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे हमारा ऑनलाइन जब आएगा तो हम उसे भी करेंगे। हो सकता है जो वर्किंग कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं या आने में सक्षम हैं गिरिडीह, वो कहीं ना कहीं जो है वो इस कोर्स से जुड़ सकते थे, है ना। ऑनलाइन जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि करंट अफेयर में पकड़ मजबूत करें। करंट अफेयर बहुत बहुत ज़रूरी है और हमारे जो टीचर हैं वो करंट अफेयर के एक से एक, मतलब कह सकते हैं कि करंट अफेयर आपको घोल के पिला देगा, ठीक है। यूपीएससी लेवल तक के जो है करंट अफेयर जो है आप इजीली बना सकते हैं। इतने अच्छे टीचर यहाँ पे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर को अगर आप सही तरीके से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जो है जो देखिए, करंट अफेयर बहुत मुश्किल है। अगर आप इसके सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सारे सिलेबस में सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो करंट अफेयर है, कि करंट अफेयर को कैसे याद रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे एक आदत लगाया जाए रोज़ पढ़ने का। करंट अफेयर की रोज़ का चीज़ है ये, रोज़ पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। रोज़ कुछ ना कुछ आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन या उससे रिलेटेड क्विज़ वगैरह आपको करते रहना पड़ेगा, तब इस करंट अफेयर में आप बने रहेंगे, है ना। तो करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ठीक होगा। तो करंट अफेयर की पर मजबूत पकड़ बनाना है। झारखंड से जुड़े मुद्दे जैसे सरकार की योजनाएं हो गई, आदिवासी विकास हो गया, खनिज हो गया, नीति हो गया, जैसे वो कवर करना है। इससे रिलेटेड भी है कि झारखंड से, और जो आप मेंस में दीजिएगा तो उसमें इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर से ही जुड़ के अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। अब दूसरा है कि पीआईबी योजना, कुरुक्षेत्र, और जो इंडियन द हिंदू है, ये इंडियन एक्सप्रेस, जैसे ये सब क्या है कि ये सब मैगजीन है, ठीक है। मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और रोज़ जो है आपको अखबार पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब इसे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, मजबूत पकड़ होगा आपके करंट अफेयर पे। फिर है मासिक करंट अफेयर, जैसे विज़न आईएएस का हो गया या पीटी 365 हो गया। इन सभी के जो है क्या करना है कि आपको जो है पत्रिकाएँ यानी कि मैगजीन्स जो आते हैं उसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ हम करवाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पास सारा कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कोचिंग सेंटर में ये सब सारा चीज़ का अच्छे से तैयारी जब होगा ना, तो आप क्या हो जाते हैं कि करंट अफेयर से आपको घबराहट नहीं होती है। करंट अफेयर में आपकी काफ़ी मजबूत हो जाती पकड़। और मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर कोई भी झारखंड में अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा हूँ, वहाँ से आए हुए स्टूडेंट से मिला हूँ, लेकिन करंट अफेयर पे उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं।
आगे हम लोग मॉक टेस्ट की बात करेंगे। जैसे आपको बताएं कि मॉक टेस्ट और उत्तर लिखना कितना ज़रूरी होता है ना। आपको कुछ ना कुछ हर दिन में पढ़ना ही पड़ता है, झारखंड से रिलेटेड, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कारण क्या होता है कि आपकी गति जो तेज़ होती है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप प्री में करेंगे कि चलो 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को आप तो तुरंत जवाब दे भी दे सकते हो, ऑप्शन रहता है। लेकिन मेंस आपको है कि मेंस जो है, क्योंकि प्री क्या है, प्री तो एक क्वालिफाई करके एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन जो मेंस जो है ना, वो हर एक जो पेपर है वो कहीं ना कहीं प्री के जैसा ही डिफिकल्ट है ना। प्री प्री तो चलिए समय आपको बच जाएगा, अगर आप क्वेश्चन जानते होंगे, 4 ऑप्शन जानते होंगे तो आप उसमें टिक करेंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपके पास समय बचेगा। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आप अगर जान भी रहे हैं ना, तो भी क्या होता है कि लिखने में अगर आप स्लो हैं, गति आपकी नहीं है, तो हो सकता है कि आप उसमें क्वालिफाई ना कर पाएँ, है ना। सटीकता की ज़रूरत होती है, सटीक भी लिखना है, सही भी लिखना है, सही भी लिखना है, और क्या है, सटीक चीज़ लिखना है, सही चीज़ लिखना है, और गति इसमें लिखना है ना, तेज़ी में लिखना है। तब जाके आपका मॉक टेस्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट में यही सब चीज़ें क्या होती है कि आपकी सही हो जाती है। गति भी आप पकड़ लेते हैं, और जात में जो है सटीकता भी आपकी आ जाती है ना। सही चीज़ें भी लिखते हैं और तेज़ी से लिखते हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो एस्पिरेंट जो है सीरियस होते हैं अबाउट टू क्रैक सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। दूसरा है कि उत्तर लेखन में टाइमर लगाकर अभ्यास करें। ठीक है, तो ये टाइमर लगा के अभ्यास करें, हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ करते हैं, तो आपको ये चीज़ें अभ्यास जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरा है कि चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। अगले जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें हम सिलेबस को और भी विस्तार तरीके से बताएंगे, है ना, कि किस तरह से कौन क्या क्या टॉपिक है और ये टॉपिक किस तरह से पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आगे वीडियोज़ में आने वाले हैं। और हम यहाँ प्रीवियस ईयर जो जेपीएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग प्री और मेंस दोनों ग्रुप में डिस्कस करेंगे। उसका आंसर क्या था, उसका आंसर कहाँ से, किस किताब से मिल सकता था, किस टॉपिक से मिल सकता था उस किताब का, है ना। वहाँ से हम जो है इन सभी चीज़ों को आप जो है हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है कम किया जा सके, इजी किया जा सके कि किस तरह से क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा एड्रेस याद रखना है, मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस, ये आपको गिरिडीह जिला में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है गिरिडीह में एक मात्र सिर्फ ये एक कोचिंग सेंटर देखने को मिलता है जो हम लोग ही चला रहे हैं, बाकी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं। एक तो है कि नियमित रूप से नहीं होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि एक मजबूत सरकार बनी है ना। मजबूत सरकार बनने के कारण कहीं ना कहीं इनका एक तो ये वचन भी दे के रखे हुए हैं कि हर 5 साल में हर साल में जो है आपको एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अगले 5 साल में आप कह सकते हैं कि 5 एग्ज़ाम होने की संभावनाएं आप रखिए। 5 नहीं तो 4 तो होगा, तो 4 के लिए तो तैयारी कीजिए, है कि नहीं। तो कोचिंग सेंटर याद रखना है, नंबर नोट कर लीजिए 6206422518, ये नंबर है। अगर आप संपर्क करके अगर यहाँ आके तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आइए, कोई हमारा जो है नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना। हम लोग बाइलिंगुअल टीम दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाते हैं, है ना। और खोटा की भी तैयारी करवाते हैं। खोटा जो मेंस में आपको काम आने वाला है, जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। खोटा जो है दोनों में आ जाएगा, जेएसएससी के एग्ज़ाम में भी आएगा, और जो है मेंस का जो दूसरा पेपर होता है ना, क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज, उसमें भी काम आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ भी जो है हमें स्टार्ट करते हैं। एड्रेस याद रखना है, मेला कॉलेज 28 नंबर रोड, 2 जगह है, आप दोनों जगह में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए बाय, थैंक यू।